Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 5 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल on India economic, social and cultural 1757 to 1857 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is impact of the reform movement. अब ये जो विद्रोह का जो मूवमेंट चला तो उसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ा. How did the socio-religious reform movements lead to the national movement? The persistent efforts of the reformers had immense impact on the society. The reform movements instilled in the minds of Indians greater self respect, self confidence, and pride in their country. These reform movements helped many Indians to come to terms with the modern world. The reformers felt that modern ideas and culture could be best imbibed by integrating them into Indian culture stream. They helped other countrymen to appreciate that all modern ideas were not against Indian culture and values. The introduction of modern education guided the Indians towards a scientific and rational approach to life. People became more conscious of their identity as Indians, which was ultimately responsible for their united struggle against the British in the freedom movement of India. तो जैसे कि हम लोगों ने इस देखा कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है उसके वजह से कैसे ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए, छोटे छोटे विद्रोह हुए, उससे एक बड़ा सा राष्ट्रीय अभियान कैसे चल पड़ा. तो ये क्या है कि बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका लगातार मेहनत था, जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसमें अवेकनिंग हुआ, मीन्स लोग जागे. उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये मूवमेंट है वो होने लगा. जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था उसमें क्या था कि जो लोग थे उनके मन में ये था कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट और जो हमारा प्राइड है कंट्री के प्रति, वो इसको क्या कर रहा है, उस पे अटैक कर रहा है. ठीक है, तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो क्या किया, इंडियंस को ये समझने में हेल्प किया कि जो हम लोग हैं वो हमारे ये हमारे धन पे नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोग इससे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं. जो रिफॉर्मर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या महसूस किया कि ये जो मॉडर्न आइडियाज है और जो कल्चर है, अगर हम लोग उसको एक साथ लेके आत्मसात करते हैं तो हमारा जो इंडियन कल्चर स्ट्रीम है वो आगे जाएगा. और उन्होंने हमारे देशवासियों को ये समझाने में हेल्प किया कि जो मॉडर्न आइडियाज है वो हमारे जो इंडियन कल्चर और वैल्यूज है उसके खिलाफ नहीं है. और ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो जो इंडियंस थे उनमें साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हुआ. जो लोग थे वो अब ज़्यादा जागरूक हो चुके थे अपने आइडेंटिटी को लेके कि हम इंडियंस हैं. और यही एक जो आइडेंटिटी था जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किए ब्रिटिश के अगेंस्ट में. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम. अब देखिए कि जो ब्रिटिश का जो शासन था और जिसका न्याय करने का जो सिस्टम था वो किस प्रकार काम करता था. The Indians found it difficult to adjust to the new system of administration introduced by the British. The Indians were denied political rights and the British officials treated them with contempt. Indians were excluded from all higher positions in the civil administration and military. तो जो भारतवासी थे, जो हम इंडियंस थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक नया शासन जो कि ब्रिटिश के द्वारा हमारे यहाँ परिचय करवाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था. कैसे? तो ये जो इंडियंस थे उनका कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया था और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें कंटेम्प्ट की तरह ट्रीट करते थे. इंडियंस को जितने भी हायर पोजीशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री में था उनसे उनको बाहर कर दिया गया था, मतलब उनके पास कोई भी हायर पोजीशन नहीं था इंडियंस के पास. The British also introduced a new system of law and justice in India.
A hierarchy of civil and criminal courts was established. The laws were codified and attempts were also made to separate the judiciary from the executives. Efforts were made to establish the rule of law in India. But this only helped the British to enjoy arbitrary powers and to interfere with the rights and liberties of the Indians. The law courts were not easily accessible to the common people. Justice became a costly affair. The new judicial system also discriminated between Europeans and Indians. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया लॉ और जस्टिस भारत में। इसमें क्या था कि एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का स्थापना किया गया था और जो लॉज था उसको क्या किया गया कि इसको लॉज में ये बनाया गया कि जो जुडिशियरी सिस्टम और जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन दोनों को सेपरेट किया गया और एक नया एफर्ट्स तैयार किया गया रूल ऑफ लॉ इन इंडिया नाम से एक लॉ को स्टैब्लिश किया गया। इससे जो ब्रिटिश थे वो तो पूरी तरह से अपने पावर्स को एंजॉय कर रहे थे लेकिन इंडिया को कोई भी राइट्स नहीं मिला, कोई भी लिबर्टीज नहीं मिली। ये जो लॉ कोड था वो आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं था, वो उनके पहुंच से बाहर था। मीन्स ऐसे कैसे कि ये पहुंच से बाहर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। जो नया जुडिशियल सिस्टम था वो क्या कर रहा था, यूरोपियंस और इंडियंस के बीच भेदभाव कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 5.3. Protest movements. अब हम लोग देखेंगे कि protest movements क्या था। The adverse impact of the British rule on the political, economic, and social spheres resulted in sharp reaction of the Indian people against the foreigners. This led to a series of the anti-British movements throughout the country. Peasants and tribes rebelled against exploitative rulers. This has been dealt in greater detail in the next few lessons. During the British rule, the number of famines recorded in India was unprecedented. During the first half of the 19th century, 7 big famines were recorded which led to the death of 50 lakh people. Similarly, in the latter half of the 19th century, there were 20 famines causing over 200 lakh deaths. The most devastating was the Bengal famine of 1943, which killed 3 to 4 million Indians. Peasants burdened with taxation, eviction from land, and survivors from the Bengal famine joined the rebel groups of sannyasis and fakirs. In 1783, rebels stopped paying revenues to company agents. However, rebels were finally forced to surrender. Similarly, polygars of Tamil Nadu, Malabar, and coastal Andhra, Mappilas of Malabar revolted against the colonial rule. In North India, the Jats of western Uttar Pradesh and Haryana revolted in 1824. In Maharashtra and Gujarat, the Kolis revolted. तो इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा भारतीय शासन का, जैसे कि उन्होंने अपना इंटरफेयर किया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर्स पे, जिससे जो हम इंडियंस थे वो फॉरेनर्स के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बैन्स लगा दिए, बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी। इसकी वजह से एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हुआ कि यहाँ से ब्रिटिश को हटाया जाए हमारे देश से। जो किसान थे, जो आदिवासी जनजातियां थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा रिबेल कर दिया एक्सप्लॉइटेटिव रूलर्स के खिलाफ में, बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आने वाले जो नेक्स्ट लेसन के जो सेक्शन है उसमें हम लोग आराम से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश के जो शासनकाल थे उस दौरान बहुत सारे सुखाड़ आए जो कि इंडिया में इससे पहले कभी नहीं आए थे, और फर्स्ट हाफ ऑफ जो 19th सेंचुरी था उसमें 7 बड़े बड़े सुखाड़ आए जिसे रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 15 लाख लोग मारे गए। और इसी प्रकार जो 19वीं शताब्दी का जो बाद वाला हिस्सा था वहां पे 24 सुखाड़ आए जिसमें 200 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग था, बहुत ज्यादा हमारे लिए दुख भरा बात था। बंगाल का जो सुखाड़ था वो 1943 में, जिसमें 3 से 4 मिलियन जो इंडियन पीपल्स थे वो मारे गए। जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ गया था टैक्स का, फिर उनका जो लैंड एविक्शन उसका, फिर जो सर्वाइवर्स थे बंगाल फैमिन के, उन्होंने क्या किया, इस रिबेल जो सन्यासी का जो रिबेल और फकीर्स का चल रहा था उससे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1783 में ये जो विद्रोह था वो रुक गया, क्योंकि ये जो रेवेन्यूज थे कंपनी के एजेंट्स, उन्होंने रेवेन्यू लेने को मना कर दिया कि हम अभी रेवेन्यू नहीं लेंगे। लेकिन कुछ रिबेल्स जो थे वो फाइनली सरेंडर करने के लिए फोर्स किए गए कि आप जो विद्रोह करें आप इस चीज को सरेंडर करो।
उसी प्रकार से जो पॉलीगर्स थे तमिलनाडु में, मालाबार और कोस्टल मपिलास ऑफ मालाबार, इन्होंने भी कॉलोनियल रूल के विरोध में विद्रोह किया। और नॉर्थ इंडिया में जो जाट्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के, उन्होंने भी 1824 में विद्रोह कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात और कॉलिस भी थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। Tribes in different parts of country also rebelled as colonial government extended their authority to tribal lands. The tribes were subjected to various extortions. Tribal leaders such as Bhils of Khandes and Kolis of Singhbum revolted against British rule. However, British suppressed them ruthlessly. Oppressed Santals on the border of Bengal, Bihar, and Orissa also revolted against Britishers as they were being evicted from their lands. They even set up their own government, but British suppressed their revolt. Though these rebels did not succeed, they exposed the unpopular character of colonial rule. Even today, we witness many disparities in our societies. At least one third of the country's population barely manages to survive. If you compare this situation with that at the time of independence, we have made good progress, but we still have a long way to go. जो जनजातियां थी, जो आदिवासी थे, जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह किया अपने जमीन को लेकर के। जो ये जनजातियां थी, उनको बहुत ज्यादा उनका शोषण किया जाता था। ये जो जनजाति थे भील खानादेश के थे, कोली सिंघम के थे, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्ट किया, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश थे, उन्होंने उनका बेहिसाब उनको शोषित किया और उनके जो ऑप्रेस थे सैंटल्स को पूरी तरह से ऑप्रेस किया गया बंगाल के बॉर्डर पे, बिहार और उड़ीसा पे। इसलिए जो ये ट्राइबल्स थे, उन्होंने ब्रिटिश अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया और अपनी जमीन को वापस लेना चाहा। इन्होंने अपने गवर्नमेंट जो ब्रिटिश थे उन्हें सप्रेस कर रहे थे, उनके विरोध में रिवॉल्ट किया। लेकिन ये जो रिवोल्ट था उसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वो अनपॉपुलर वो रहे। लेकिन इससे जो कॉलोनियल रूल थे उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है। एटलीस्ट जो हमारा एक जो वन थर्ड है कंट्री का पॉपुलेशन, वो अपने सर्वाइवल में बहुत ज्यादा मुश्किल है उनकी, कि वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, वो उनको मैनेज करना अभी भी मुश्किल है। अगर आप इस सिचुएशन को कंपेयर करेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है, लेकिन हम लोग को अभी बहुत रास्ता लंबा तय करना है जिससे हम लोग और ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। अब हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो युद्ध था, जो विद्रोह था, उसका क्या असर पड़ा हम लोगों के ऊपर। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ peasantry and artisans were reflected in 12th major and numerous minor famines from 1770 to 1857. All these factors only had to spread and British feeling, which ultimately culminated in the revolt of 1857. The British were not very sensitive to be the feelings of the masses they ruled ruthlessly. Hence, reforms introduced by them to put an end to some social customs made the people believe that the government wanted them to be converted to Christianity. As a result, the English East India Company's rule in India witnessed a large number of uprisings and rebellions. In a later lesson, you will read about some important and popular uprisings and also analyze the nature and significance of the uprisings. You will also read about the revolt of 1857, which had a major impact on our national movement. For the first time, it unified and brought together people having different ethnic, religious, and class background against the British rule. तो हम लोग का आर्थिक रूप से पतन हुआ। जो किसान थे, जो आर्टिजन थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे ऐसे सुखाड़, 12 बड़े बड़े सुखाड़ है और फिर भी छोटे छोटे सुखाड़ है 1770 से लेकर 1857 तक। तो ये इतने कारण काफी थे जिससे जो लोग थे वो उन्होंने एंटी ब्रिटिश फीलिंग अपना लिया और वो 1857 की विद्रोह में शामिल हो गए।
जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे हमारी फीलिंग्स को लेके, और वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण चलाते थे, बहुत ज़्यादा अधिकार था उनका हमारे ऊपर, हमारा वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। ये जो रिफॉर्म्स था उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारे सोशल कस्टम्स को लेके। जो लोग थे उनको ये विश्वास हो गया कि ये जो गवर्नमेंट है वो हम लोग को सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पे जो रूल कर रही थी ये कंपनी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए, एज अ रिबेलियन वो विद्रोह करने के लिए खड़े हो चुके थे। आप इस के बारे में इसके बाद वाले लेसन में पढ़ोगे, जिसमें कुछ अपराइजिंग्स हुए थे, और आप उसको एनालाइज करके उसके नेचर को और उसकी सिग्निफिकेंस को आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हो। आप उसमें 1857 की रिवॉल्ट के बारे में भी विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे नेशनल मूवमेंट को लेकर। 1857 जब स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट 1857, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था हमारे नेशनल मूवमेंट पे भी। और पहली बार ये हमारे जो इंडियंस थे 1857 के युद्ध की वजह से हम लोग एक हुए थे, और हमारा जो रिलीजियस और जो क्लास बैकग्राउंड था, जो भी एथनिक था हमारा, वो सब एक होके ब्रिटिश रूल के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे। किसकी वजह से? तो 1857 की रिवॉल्ट की वजह से। The revolt brought an end to East India Company's rule, along with changes in the British policy towards Indian states. One of the most important outcomes of the revolt was it gave rise to nationalism. Indian people became more aware of their heroes who sacrificed their lives for the country so that others might live in free India in times to come. The revolt, however, scared the relationship between Hindus and Muslims. With the divide and rule policy which was adopted by the British, they felt that if they wanted to continue their rule in India, it was important to divide the Hindus and Muslims. तो ये जो ब्रिटिश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन था उसको अंत की ओर ले चला था, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे ब्रिटिश पॉलिसी में। हम जो इंडियन स्टेट थे हमारे, उसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश पॉलिसी चल रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और एक ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स था इस रिवॉल्ट का वो था क्या, कि लोग का राष्ट्रवाद का लोगों में उत्थान हुआ, लोग राष्ट्र के बारे में सोचने लगे। जो ये इंडियन पीपल थे वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके थे अपने हीरोज को लेकर के, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया अपने देश के लिए, ताकि हमारा देश जो है वो आजाद हो सके। और ये जो रिवॉल्ट था इसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम का रिलेशन था वो भी थोड़ा सा खतरे में पड़ गया, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया, डिवाइड एंड रूल मीन्स फूट डालो और राज्य करो। और उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया कि अगर हम लोग को भारत पे लंबे समय तक अपने शासन को चलाना है, तो ये जरूरी होगा कि हम लोग हिंदूज और मुस्लिम को डिवाइड कर दे, उन्हें में फूट डाल दे। इम्पैक्ट टुडे, अब हम लोग देखेंगे कि आज असर क्या पड़ रहा है। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू वुड बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड एवरी बिट ऑफ इंडियन लाइफ. This political control also meant a long drawn interaction between two distinct cultures. Some changes were deliberately introduced to strengthen the British political and trading interests, but there were others that occurred as a byproduct of the interaction between the Indian and the Western cultures. A large number of British and Europeans stayed in our country during this period, which also brought cultural transformation. तो आपने जब ये लेसन पढ़ा तो आप इस लेसन के पढ़ने के बाद क्या समझे कि जो कैसे ब्रिटिश का जो रूल है वो हम लोगों को अफेक्ट किया, और कैसे हम लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। जो ब्रिटिश रूल था वो हर एक इंडियन की लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व रखा। ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो लंबे समय तक हमारा चला, और इसके बीच में दो अलग अलग कल्चर्स भी चले, यूरोपियन कल्चर्स भी हम लोग के हैं और हमारा खुद का तो कल्चर्स था ही। कुछ चेंजेस भी आए, जैसे कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल और ट्रेडिंग इंटरेस्ट को स्ट्रेथन करता था, लेकिन कुछ बाई प्रोडक्ट भी आए, जैसे कि जो हमारे इंडियंस थे और जो वेस्टर्न कल्चर से उनका इंट्रैक्शन हुआ, और बड़ी मात्रा में जो ब्रिटिश और यूरोपियंस थे वो हमारे कंट्री में जब रुके तो उनका जो हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। इसकी वजह से हम लोग कल्चरली भी ट्रांसफॉर्म हुए। We should also understand that our present life is shaped to a great extent by our immediate past. In this immediate past, the British control over a large part of the country becomes an important determining factor. Some of the cultural and legal changes that took place as a result of British rule continue to affect our life even today. The race, the club life,
The imperial buildings like the Rashtrapati Bhavan and the Parliament are reminiscent of the British rule in India. Many food items like bread, tea, and cake that we consume today are a direct result of our interaction with Europeans during the British rule. If you look around yourself, you will be surprised to know that a large number of costumes prevalent in urban India were adopted during the British rule. For example, trousers, coats, and ties. The idea of introducing Indian civil service started during this period. The Indian armed forces still retain many aspects of European training and culture. The medium of our instruction or learning itself is predominantly English. The Supreme Court and the High Court pass their judgments in English. This language itself is a legacy of the British rule and continues to be the lingua franca of Indians seeking employment in their own country. तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो आज का जो जीवन है वो किससे प्रभावित है, हमारे पास्ट से। ये जो हमारा इमीडिएट पास्ट जो अभी अभी हमारे पास से गुजरा है, इस पे ब्रिटिश का कंट्रोल था। हमारे कंट्री पे लार्ज जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, उस पे ब्रिटिश का कंट्रोल था। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर रह गया कि हम लोग किस तरह से अब अपना काम करते हैं। कुछ जो कल्चरल और जो लीगल चेंजेस हुए वो ब्रिटिश रूल के द्वारा हुए थे और वो अभी भी हमारे जीवन में कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि जो रेल है, जो क्लब लाइफ है, या फिर जो बड़े बड़े इंपीरियल बिल्डिंग्स है जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, रिमाइंसमेंट है, ये सब किसकी देन है? ब्रिटिश शासक की देन है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है, ब्रेड, चाय, केक, ये जो हम लोग खा रहे हैं आज, वो भी किसका डायरेक्ट रिजल्ट है? यूरोपियंस और जो ब्रिटिश रूल हमसे इंटैक्ट किए थे उसी का रिजल्ट है कि हम लोग आज ब्रेड, चाय और केक खा रहे हैं। अगर आप लोग अपने चारों ओर देखोगे तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो लार्ज नंबर की जो कॉस्ट्यूम्स है जो अभी हम लोग अर्बन इंडिया में जो हम लोग पहन रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ब्रिटिश रूल्स का है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग आज जो ट्राउजर, कोट और टाई यूज कर रहे हैं वो भी किसकी देन है? ब्रिटिश की है। ये हमारी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की नहीं है, ये ब्रिटिश रूल की है। और बहुत सारे ऐसे आइडिया है जैसे कि इंडियन सर्विस, सिविल सर्विस, ये भी ब्रिटिश के पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ये भी हमारी नहीं है। इंडियन सिविल सर्विस जो है वो हमारी नहीं है। जो इंडियन आर्म फोर्स है उन्हें भी जो ट्रेनिंग और जो कल्चर सिखाया जाता था वो भी यूरोपियन है। जो भी हम लोग अभी जो भी मीडियम में पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो ये जो इंग्लिश जो लैंग्वेज वो भी हमारा नहीं है, वो भी यूरोपियंस की है। जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है जो अपना जजमेंट पास करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अभी भी किसकी विरासत से हमें मिली? ब्रिटिश रूल की वजह से। और ये लिंगुआ फ्रेंचा के रूप में हमारे देश में अभी भी कंटिन्यू है। और जो लोग अभी जिन्हें इंग्लिश नहीं आते उन्हें अपने ही देश में जॉब खोजने के लिए परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। ये चीज अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सो नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.4। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहाँ पे सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प ले। That's all for today. Thank you everyone.